बात करिए। या ओके, चलो फाइन। सो आई शेयर द स्क्रीन विथ यू। इज द स्क्रीन विजिबल? Yes. या सो लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ी इसके ऊपर बात की थी, और थोड़ी बातों के हिसाब से मैंने पीपीटी को मॉडिफाई भी किया है। इस तरह से बनाया है कि आप उसको ले जाके कहीं पे भी दिखा के पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 35-36 स्लाइड्स है, जिसको अच्छे से समझाएंगे तो इट विल टेक 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे का पूरा सेमिनार हम कंडक्ट कर सकते हैं। हमने इसमें से थोड़ी बहुत बातें कर ली है, तो वो स्लाइड्स को मैं थोड़े जल्दी एक्सप्लेन करके आगे जाऊंगा, और नई जो स्लाइड्स है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट अस बिगिन विद दिस सेमिनार। इट इज आई होता है हमारा, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, और अब दो पार्ट में हम ले रहे हैं। पहला जो है वो एंजॉय योर स्टडी है। सो दिस इज द पार्ट एंजॉय योर स्टडी, जिसमें खास करके उनकी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। हाउ दे कैन स्टडी बेटर, कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और कैसे काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी बात करेंगे। सेकंड पार्ट भी हमारा आएगा, वो है एंजॉय योर एग्जाम। उसमें प्रेजेंटेशन के ऊपर, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काफी कुछ चर्चा करेंगे। सो हमने इसमें स्टडी को इलेबोरेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो बहुत आसान भी है और बहुत इफेक्टिव भी है। व्हेन यू एक्सप्लेन STUDY, 5 अल्फाबेट अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो बच्चों को अच्छे से उसमें समझ में आ जाता है। और उसके लिए हमने शुरू किया है फर्स्ट फ्रॉम सेल्फ डिजायर। S स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ डिजायर, क्योंकि ये बच्चों को बिल्कुल समझाना पड़ेगा कि जब तक उनकी मन की इच्छा पढ़ने की नहीं है, दिली डिजायर नहीं है उनकी, तब तक वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए ये लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि एक पिक्चर के जरिए उनसे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनको समझा सकते हैं कि भाई दो इंजन है। एक जो है वो अपने आप चलने वाला है, और दूसरा ऐसा है कि जिसको कोई ना कोई पुश करता है। वो जो हाथ दिख रहा है वो शायद मम्मी का हो सकता है जो सुबह उठाती है, पापा का हो सकता है कि जो आने वाले होते हैं तब बच्चा किताब लेके बैठ जाता है, रोज टीचर का होता है जो होमवर्क के हिसाब से आता है। लेकिन ये सारा आपको एक लेवल से आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए आप मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, और अगर आप मन से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ पाओगे। तो उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। ये एस फॉर सेल्फ डिजायर है। सेकंड अल्फाबेट आता है टी। टारगेट रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वन हैज टू डिसाइड his or her smart goal, and here smart is having a very specific definition. S stands for specific, M stands for measurable, A जो है वो अचीवेबल है, R जो है वो रेशनल है, और T जो है वो टाइम बाउंड है। मतलब कभी भी कोई बच्चा गोल डिसाइड करता है कि भाई मुझे अच्छा पढ़ना है, ऐसा नहीं, मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, वो हिसाब से अगर गोल डिसाइड करेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको एक सीट दिखाता हूँ, जिसको हम कहते हैं गोल सीट। कोई भी बच्चा ये गोल सीट बना सकता है, जिसमें उसको एक तरफ सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स। जैसे कि बोर्ड की एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है 10th स्टैंडर्ड की, तो 6 सब्जेक्ट आते हैं, और कंप्यूटर पीई वगैरह जो होते हैं उसके मार्क्स वैसे नहीं गिने जाते हैं। पहले गिने जाते थे, अब वो बाहर है। लेकिन ये 6 सब्जेक्ट की वो अच्छे से मार्कशीट बना सकता है। ये इसलिए मार्कशीट बनाना जरूरी है क्योंकि हर एक बच्चा कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में थोड़ा उसको मजा नहीं आता, थोड़ा वीक होता है। तो हो सकता है कि वो शायद इंग्लिश में इतना अच्छा ना हो, तो इंग्लिश में थोड़े मार्क्स कम रखेगा। हो सकता है मैथ्स में बहुत अच्छा हो, तो मैथ्स में थोड़े मार्क्स ज्यादा रखेगा। ऐसे करके वो अपनी एक डिजायर्ड मार्कशीट बनाएगा, उसका टोटल करके परसेंटेज गिन के लिखेगा थोड़े बोल्ड अक्षरों में। और हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि इसको आप एक बड़े से पेज पे, हो सकता है तो A3 साइज के पेज पे, इतना बड़ा जो आता है उसके ऊपर आप, उसको इस तरह से बनाओ। इसके नीचे आप अपना गोल स्टेटमेंट लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
जो यहाँ पे ગુજરાતીમાં લખેલું છે, કોઈક બચ્ચું હશે તો આવું કહેશે કે હું રિદ્ધિ માર્ચ 2008માં, હવે આવશે માર્ચ 2025ની એક્ઝામ, તો માર્ચ 2025માં લેવાનારી બોર્ડની પરીક્ષામાં આટલા ટકા સાથે પાસ થઈશ અને મને આમ કરતા દુનિયાની કોઈ તાકાત રોકી શકશે નહીં। ऐसा जब हम कहते हैं ना तो बच्चे पूछते हैं कि चलो ये तो ठीक है कि मैंने ऐसा लिख दिया, लेकिन ऐसा क्यों लिखते हैं कि मुझे दुनिया की कोई ताकत अब ये करने से रोक नहीं सकती है। तो उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा दुनिया की कोई ताकत को आपको रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा कुछ अचीव करोगे, पेरेंट्स आर हैप्पी, रिलेटिव्स आर हैप्पी, फ्रेंड्स आर हैप्पी, नेबर्स आर हैप्पी, आपका एक ही दुश्मन है और वो होता है आपकी खुद की बेदरकारी और लेथार्जिकनेस, जिसको हम कहते हैं आलस। ये दो ही आपके दुश्मन है। अब ये भी आपको नहीं रोके, आप कहीं पे नहीं रुको, ये एक दृढ़ संकल्प आप बना लो और वो दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ो। इसलिए ये लिख दो। जब हम लिखते हैं ना तो थोड़े कमिटेड हो जाते हैं, और इसको ऐसी जगह पे लगा दो जहां पे आप रोज पढ़ते हो। जब जब आपका मन करेगा कि चलो कुछ नहीं करना है, मजा नहीं आ रहा है, बाहर खेलने चले जाना है, शेड्यूल के अलावा, शेड्यूल में अगर खेलना जाना है तो खेलने जाना ही है, कोई सवाल नहीं है। बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा, तो खेलना मना नहीं है, खेलने जाना है। लेकिन आपका शेड्यूल में अभी पढ़ाई का टाइम है, फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये गोल शीट को आप पढ़ो, थोड़ा इसके ऊपर सोचो, तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये गोल अचीव करना है तो ऐसे टाइम पास नहीं कर सकता। तो दूसरा जो है हमारा स्टडी का, वी कॉल इट अ पिलर ऑफ द सक्सेस, पिलर ऑफ द स्टडी। इसके बिना एक्चुअली सक्सेस स्टडी में नहीं मिलती है। वो होता है टारगेट। उसको अच्छे से अचीव करने के लिए वन शुड मेक अ गोल शीट। ये अगर उनके पास आप कहीं पे सेमिनार लेते हो तो उनके पास से पहले से अगर एक बड़ा सा पेज मंगवा लेंगे और उनके पास ये एक्सरसाइज करेंगे, उनको थोड़ा उनमें गाइड करेंगे, तो ये एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये एक सजेशन है। तो दिस इज अ गोल शीट। अब जब हम गोल डिसाइड करते हो तो तीन चीजें सामने आती है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एक फाइंड आउट द रेट की एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। फिर ये जीपीएस का एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि आपको कहीं पे भी जाना है, मुझे आज सानंद जाना है, तो मेरी जीपीएस सिस्टम मुझे हेल्प जरूर करेगी, वो मुझे लेके जाएगी, प्रोवाइडेड मैं सानंद करके लोकेशन डालूं। तो जब तक आपका टारगेट नहीं है तब तक आप भटकते रहोगे, तब तक आप दूसरी एक्टिविटी में मशगूल रहोगे, तब तक आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अपना डेस्टिनेशन तय करना है। ये पहला उसका कदम हो गया। दूसरा, हमेशा एक इमेजिनरी ऑब्स्टिकल से बाहर आना है। ये एक बहुत अच्छा चित्र है, आप देखेंगे। हॉर्स इज टाइड विद द स्मॉल प्लास्टिक चेयर। अब सबको पता है कि हॉर्स की ताकत क्या होती है, वो प्लास्टिक की चेयर को उठा के कहीं पे भी फेंक देगा और दौड़ के भाग जाएगा। लेकिन जब तक उसके दिमाग में ये है कि मैं ये चेयर से बंधा हुआ हूँ, तब तक वो प्रयत्न नहीं करेगा, और जब तक वो कोशिश नहीं करेगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। तो बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये होता है कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, एग्जाम में मुझे नहीं आते, ऐसे ही सब क्वेश्चंस आएंगे, मैं अगर एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे भूल जाऊंगा तो क्या होगा, रिजल्ट खराब आएगा तो मेरी इंप्रेशन क्या होगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। ये सारे इमेजिनरी ऑब्स्टिकल्स है। ये ऐसी चीजें हैं जो हम एक चित्र बांध के रखते हैं, और ऐसा कहते हैं कि 90% ऑफ द वरीज, राइट, दे नेवर हैपन इन द लाइफ। हम जो चिंता करते हैं उसमें से 90% तो कभी जीवन में होता ही नहीं है, कभी वो बनता ही नहीं है। तो ज्यादा उनको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये इमेजिनरी ऑब्स्टिकल्स से बाहर लाना है। ये उनका दूसरा कदम होगा। तो पहला कदम, गोल थोड़ा सेट करो, दूसरा उससे बाहर आओ, और तीसरा, रिस्पेक्ट द टाइम। टाइम को रिस्पेक्ट दो। हम जो बच्चों को एड्रेस करने वाले हैं वो जनरली 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के होंगे। ये 5 साल अगर उन्होंने अच्छे से बिता लिए, स्टडी में फोकस किया, कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एडमिशन ले लिया, इसके बाद मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वो बच्चा थ्रू हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ये 5 साल उनकी कैरियर में, उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। और जो अभी ये टाइम को रिस्पेक्ट देगा, टाइम उसको आगे जाके रिस्पेक्ट देगा।
और टाइम का वैल्यू समझाने के लिए एक बहुत अच्छी छोटी सी एक्टिविटी है। बच्चों को आप पूछिए, अगर पेरेंट्स है टीचर्स है तो पूछिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आग, अमेजोन के जंगलों में फैली हुई आग, आप एक छोटे से ग्लास पानी से बुझा सकते हो। सब लोग मना ही करते हैं जनरली, जिसको ये पता है वो कुछ हाँ बोलेगा, अदरवाइज मना करते हैं। फिर उनको समझाइए कि हाँ ये हो सकता है। वन कैन extinguish द लार्ज फायर विथ अ सिंगल कप ऑफ वाटर इफ इट इज poured एट द राइट टाइम। और जब स्पार्क हुआ हो तभी आप वो पानी डाल दो तो आग फैलेगी नहीं। मतलब की बात यह है कि आप टाइम को समझो, ये 5 साल आपके कैरियर के समझो, फाउंडेशन है आपका। फंडामेंटल्स क्लियर करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, तो आप अच्छे से ये 5 साल के बाद जब कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आप अच्छा एक कैरियर बनेगा। अच्छा कैरियर इज इक्वल टू अच्छा लाइफ, वो होता है। तो ये 3 स्टेप्स है, इसके जरिए उनको ये टी समझाया जा सकता है। एंड टी स्टैंड्स फॉर टारगेट। सो अवर स्टडी में एस इज अ सेल्फ डिजायर, टी इज अ टारगेट, टारगेट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। और स्टडी में एस सेल्फ डिजायर के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप ले सकते हो। तो दैट इज द नेक्स्ट वन। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू एंड आई एम क्वाइट ऑडिबल। जस्ट give me a quick response, some of you, so I can understand. हाँ सर। Yes, sir. Perfect. जी, okay, thank you very much. Then we'll move to the third one, STU, unlimited efforts. इसमें एक एक्टिविटी से शुरू कीजिए। उनको कहिए कि भाई जब आप मोबाइल लेते हो तो आप क्या चाहते हो। बोलेंगे इतना डेटा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना रैम चाहिए, ये साइज का कैमरा चाहिए, ड्यूअल कैमरा चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आप चाहते हो कि इसमें अनलिमिटेड डेटा हो। तो जैसे अनलिमिटेड डेटा के लिए हम हमारी डिजायर होती है मोबाइल में, ऐसे अनलिमिटेड एफर्ट्स अगर आपने रखना शुरू कर दिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये यू है, STU का, अनलिमिटेड एफर्ट्स। इसमें उनको खास ये बताना है कि जो बच्चे 5 बजे उठकर पढ़ते हैं या 12 बजे रात को सोते हैं या अपना काम बिल्कुल कर लेते हैं, उनका भी दिल कभी कभी करता है कि वो ये सब नहीं करे, वो भी मस्ती करे, वो भी पार्टी में चले जाए, अपना शेड्यूल छोड़ के फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाए। लेकिन वो हमेशा अहमियत देते हैं नेसेसरी को, नहीं कि लग्जरी को। उनको ये लगता है कि भाई ये जरूरी है इसलिए मैं कर लूंगा। तो थोड़ा है ना संयम बरतते हैं। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये तो बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ગુજરાતીમાં છે તો હું ગુજરાતીમાં કહીશ। સંયમ, સંયમ એટલે સેલ્ફ કંટ્રોલ, સંયમ એક યુદ્ધ સ્વયં વિરુદ્ધ। સંયમ છે ને એવું છે કે આપણે પોતાની સાથે જ એક યુદ્ધ, એક વોર ફાઇટ કરતા હોઈએ છીએ। દર વખતે કોઈક વસ્તુ આપણને એટ્રેક્ટ કરે અને એના ઉપર આપણે નહીં જઈએ, એને માટે આપણે બહુ બધી પેશન્સ, બહુ બધો સેલ્ફ કંટ્રોલ રાખવો પડે છે। તો આ બચ્ચાઓને ખાસ સમજાવવું પડે कि समटाइम्स यू हैव टू डू व्हाट इज नेसेसरी, ताकि बाद में आपको ऐसे करने का मौका मिले जो आपको बहुत पसंद है। तो अब अभी आप ऐसा काम कर लो जो आपको शायद थोड़ा कम पसंद हो, तो बाद में आप हमेशा ऐसा काम कर पाओगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे डिड व्हाट वाज नेसेसरी। दूसरा ये है कि सब लोग ऑर्डिनरी ही होते हैं, वो एक्स्ट्रा दे दे के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। कोई जन्म से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, वो ऑर्डिनरी ही होता है। वो एक्स्ट्रा देता है, और एक्स्ट्रा कैसे देता है, तो क्या आधा घंटा पढ़ाई में देता है, आधा घंटा समझने में देता है, स्कूल में ध्यान देता है, ऐसे सेमिनारों से जो मिलता है उसके ऊपर अमल करता है। ऐसा एक्स्ट्रा दे दे के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। तो वो एक्स्ट्रा रोज थोड़ा थोड़ा दो, बिट बाय बिट दो। जब वो डिसाइड करते हैं अपना गोल, तो ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी है। पहला, उनको बीच बीच में, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में एक बार उसको रिव्यू करना पड़ेगा। योर गोल यू हैव टू रिव्यू एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि क्या मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, वो दिशा में जा रहा हूँ, मेरी दिशा बदल तो नहीं गई। अगर दिशा बदल गई है तो वापस आपको वहां पे आना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। बच्चे हैं वो साइंस जानते हैं, 9th स्टैंडर्ड में ये सब आता है।
तो उनको पता है कि ये क्या इम्पोर्टेंस है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब हम कोई एक ऑर्बिट में छोड़ते हैं तो वो घूमने लगता है, लेकिन फिर कभी कभी ये होता है कि वो अपनी ऑर्बिट से थोड़ा सा डिरेल होता है। तो उसके अंदर एक रॉकेट होता है, वो रॉकेट उसको वापस ऑर्बिट में फिक्स करता है, वापस घूमने लगता है, थोड़े दिनों के बाद वापस डिरेल होता है, वापस और रॉकेट उसको अपनी जगह पे लाता है। ऐसे ही हो सकता है कि 15-20 दिनों के बाद आप जब रिव्यू करो आपको समझ में आए कि इतना थोड़ा मैं भटक गया हूँ, तो आप वापस उसके ऊपर आ सकते हो। तो बीच बीच में गोल को रिव्यू करना, रिवाइज करना, उसमें थोड़ा टाइम देना वो जरूरी है, नहीं तो मोस्टली लोग भटक जाते हैं। दूसरा, ये खास अगर पेरेंट्स आपके सामने है तो खास कहना है कि उनकी छोटे से छोटी सेलिब्रेट सक्सेस को आप सेलिब्रेट करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो अच्छा पढ़ता है, तो जब उसके 50 में से 47 मार्क्स आते हैं ना, तो उनको लगता है कि ठीक है, अभी वो तो अच्छा पढ़ रहा है ना, तो उसको आते हैं, उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बोलते हैं ठीक है, उसमें क्या हो गया, उसके तो आते ही है ना। अरे भाई, वो नहीं आते होते और अभी आते होते तो आप बहुत खुश होते होंगे। समझो कि वो आते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ी क्रेडिट की बात है, तो उसको हमेशा बिठाइए, उसको पैटिंग कीजिए, उसको छोटी सी एक चॉकलेट दीजिए और कहिए कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे हम उसको अच्छा नहीं करने पे हम समझाते हैं, डांटते हैं, जरूरी जो भी सूचन है, जरूरी जो भी एडवाइस है वो देते हैं, वैसे ही अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको बिठा के उसको अच्छे से बोलना, उसको उसकी क्रेडिट देना, वो भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि हर ये छोटा छोटा आपने जब भी वो क्रेडिट दी ना, हमेशा ऐसा होता है कि इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ रिपीटेशन। आपने किसी बच्चे को बोला यार तूने बहुत अच्छा किया, हफ्ते भर पढ़ाई की, तू मैंने देखा कि तू एक बार तो फ्रेंड्स के साथ जाने वाला था लेकिन नहीं गया और तूने बैठ के किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वैसे तुझे 11 बजे नींद आ जाती है, लेकिन उस दिन तूने 11:30 तक किया, वो मुझे लगा बहुत अच्छा है। तो तू जो सोचता है वो कर सकता है, और तूने 47 मार्क्स अर्जित किए, तूने बहुत अच्छा किया है। आई लव यू, आई लाइक यू, बहुत अच्छा है। ऐसे कभी बोलना पड़ता है। जब आप बोलते हो तो वापस वो 11:30 तक जागेगा, वापस वो खेलने नहीं जाएगा, और वो 48 पे जाएगा। सो उसको उसकी छोटी सी जो सक्सेस है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा मैसेज एक पेरेंट्स को देना चाहिए। अगर टीचर्स है तो टीचर्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी बहुत बार ये करते हैं। तीसरा, ये भी पेरेंट्स के लिए है कि उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं दोनों कवर कर रहा हूँ, कभी कभी पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी, उसमें आप ये कह सकते हो। पेरेंट्स को ये कहना पड़ेगा कि भाई रोज पढ़ाने का काम आपका नहीं है, वो स्कूल कर लेती है, टीचर्स कर लेते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार 10 मिनट निकालिए, खास करके जब उसकी वीकली टेस्ट का रिजल्ट आता हो, उसके साथ बैठिए और बैठकर सिर्फ इतना पूछिए कि बेटा कैसा चल रहा है, क्या रिजल्ट है। तेरी 50 मार्क की एग्जाम थी, तुझे 26 आए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सोच कि ये मार्क्स कहाँ जा रहे हैं। तुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तेरे फंडामेंटल्स वीक है, प्रैक्टिस कम पड़ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो चल टीचर से जाके मिलते हैं, कोई अलग तरह की कोशिश करते हैं। आप जब जब ये बैठते हो, हर हफ्ते 10 मिनट देते हो, तब तक बच्चा ये समझता है कि मेरा अभ्यास, मेरी स्टडी मेरे पेरेंट्स के लिए प्रायोरिटी में आती है। और जब मेरी स्टडी मेरे पेरेंट्स के प्रायोरिटी में आती है, तो मेरी प्रायोरिटी में भी आनी चाहिए। वो धीरे धीरे उसके ऊपर शिफ्ट होता ही है। तो ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, पेरेंट्स हमेशा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तब जागते हैं, वो भी 4-5 दिन तक, वापस अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते हैं, फिर फाइनल एग्जाम में जागते हैं और फिर वापस बिजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि एग्जाम के टाइम पे सब हो गया ना, तो सब कुछ हो गया। ऐसा है नहीं। अगर आपको मंजिल पे पहुंचना है ना, तो हर एक सीढ़ियाँ, उसके हर एक जितने भी स्टेप्स है ना, सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। तो ये पेरेंट्स को कहना है कि हफ्ते में 10 मिनट बैठकर उसकी स्टडी के बारे में देखे, समझे। बहुत छोटे बच्चे हैं तो रोज 10 मिनट बैठ, और थोड़े बड़े हैं, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, तो 3-4 दिन में, हफ्ते में एक बार बैठे और बैठ के उनसे बात करें। वो बात अपने मूड के हिसाब से नहीं करनी है। बहुत बार पेरेंट्स का ऐसा होता है कि अपना मूड अच्छा, उनका मूड अच्छा, तो बच्चे ने 50 में से 35 भी लाया तो बोलेगा ठीक है, चल कोई बात नहीं, अच्छा किया। और उनका मूड बेकार, तो 50 में से 40 भी लाया तो बोलेगा क्या पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है।
अपने मूड के हिसाब से नहीं। एक्चुअली जब भी आप इवेल्युएट करते हो, जब भी आप रेफरेंस लेते हो, जब भी आप रिस्पॉन्स देते हो एज अ पेरेंट्स, तो आपको वो बिल्कुल न्यूट्रल होके देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इट इज कॉल्ड प्रीमियम फ्यूल गिवन बाय द पेरेंट्स। और चौथा, हमेशा हर एक को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी आए हैं, ये टाइम ऐसा है 9:30 8:30 9 बजे का टाइम, कि हर कोई डिनर लेके आराम से टीवी देखना चाहेगा, मोबाइल में कुछ देखना चाहेगा। ये सही, हर एक का रिफ्रेशमेंट का टाइम है। लेकिन हम सारे इसमें जुड़े हैं, तो हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ताकि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सके। तो कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर आते हो तो आप ग्रो करते हो। तो ये चार चीजें अनलिमिटेड एफर्ट्स में उनको समझानी जरूरी है। फिर ये उनके चार टाइम वेस्टर्स है। मोस्टली बच्चों का टाइम इसी में जाता है। एक होता है मोबाइल, दूसरा होता है टीवी। आजकल टीवी भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो एक ही रिपीटेड टेलीकास्ट, वो अ, तारक मेहता का या कोई कार्टून का देखते रहते हैं। उनको और कोई एम होता नहीं है, तो यही चलता रहता है। तीसरा होता है फर्स्ट स्टडी मेथड्स, अगर गलत तरीके से पढ़ते हैं तो भी टाइम बहुत जाता है। और चौथा होता है चैटिंग। कभी कभी ऐसे ही बच्चे फोन करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स को, तेरा क्या चल रहा है, तेरा कितना हो गया, तू क्या कर रहा है। ये चार उनके बड़े टाइम वेस्टर्स है। लेकिन आप जब इसकी बात करोगे, तो सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स यही कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो है वो है मोबाइल। अब मोबाइल फोन कैसा है कि इट्स लाइक अ नाइफ, ये चाकू जैसा है। उससे आप सर्जरी करके किसी को हेल्दी बना सकते हो, और इससे आप किसी का गला काट के खत्म भी कर सकते हो। मोबाइल इटसेल्फ इज नॉट बैड, इट्स लाइक अ नाइफ। जैसे मैंने कहा, नाइफ इटसेल्फ इज नॉट बैड, हाउ यू यूज दैट मोबाइल, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन। तो बच्चों के लिए थोड़े ऐसे रूल्स बनाने चाहिए। हमारे नेशनल कन्वेंशन में प्रशांत भाई ने भी उसके बारे में काफी बात की थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 4-5 रूल अगर हो बच्चों के साथ, तो बच्चे मोबाइल अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल देने में। और मोबाइल से उनको ज्यादा देर तक हम दूर नहीं रख सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये आज की टेक्नोलॉजी है, ये आज का जमाना है। उससे दूर रख के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो पहला नियम ये होना चाहिए, सेकेंडरी में जो बच्चे पढ़ते हैं 8 9 10 में, उनके लिए, मतलब 10th तक के बच्चे, 8 9 10 में नहीं, 10th तक के बच्चे, उनके पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं होना चाहिए। मतलब उनको मोबाइल नहीं दिलाना। और मानिए कि वो कहीं दूर जा रहा है, कहीं पे जाके ट्यूशन दे रहा है, और उसको कम्युनिकेट करने के लिए वहां से जा पहुंच गया कि नहीं वो बताने के लिए चाहिए, तो आप वो छोटा सा वो नोकिया वाला या मोटोरोला वाला कीपैड वाला मोबाइल दे सकते हो, जो स्मार्टफोन नहीं है। वहां जाके वो कॉल करके बता देगा कि मैं पहुंच गया हूँ। ये कर सकते हैं। सो इफ रिक्वायर्ड गिव हिम अ सिंपल फोन। लेकिन पर्सनल मोबाइल 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तक नहीं देना चाहिए। ये मेरी जो राय है मैं आपको बता रहा हूँ, इट में डिफर, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। दूसरा, वो पेरेंट्स अपना मोबाइल उनको दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम हाफ एन आवर अ डे। आप कभी कभी बच्चों का टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे, इंस्टाग्राम पे फैसिलिटी है टाइम स्पेंड की। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 9वीं क्लास का बच्चा 3 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे इंस्टाग्राम के ऊपर बिताता है। अब नेचुरली वो नहीं पढ़ पाएगा, सवाल ही नहीं है। तो वो देखना जरूरी है कि एक लिमिट से ज्यादा वो मोबाइल के ऊपर नहीं लगा रहे। तो हाफ एन आवर इज मैक्सिमम। अभी अभी मेरी एक स्टूडेंट से मुझे पता चला, उसके पेरेंट्स से पता चला कि उसका मोबाइल स्पेंडिंग टाइम 5 घंटे था। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि उनके मदर प्रिंसिपल है, फादर डॉक्टर है। फिर उनको मैंने काउंसलिंग किया, और वो बच्ची के साथ बात किया। और 3-4 बार मैंने उससे बात किया, धीरे 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 उसका मोबाइल का टाइम हमने 2.5 घंटे किया। और परसों वो मेरे पास आई, तब उसके मोबाइल का टाइम 1.25 घंटा है। मतलब 5 घंटे से धीरे 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 करके बच्ची ने रिड्यूस करके 1.25 घंटे पर लाया। और उसका रिजल्ट जो करीबन 45-50% पे आ गई थी। अच्छी बच्ची है, समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, वो धीरे धीरे वापस 70-72% पे आ गई।
तो ये बहुत मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है। चौथा रूल ये होना चाहिए कि मोबाइल कोई भी बच्चा सिर्फ ड्राइंग रूम में पेरेंट्स के सामने यूज करेगा, वो बेडरूम में अकेले में या बाथरूम में उसको लेकर नहीं जाएगा। और पेरेंट्स को ये मैं कहना चाहूंगा कि आप बैठकर ये रूल बनाइए, उनके साथ बात करके बनाइए, उनको समझा के बनाइए। रूल बना के उन पे थोप देंगे तो वो नहीं फॉलो करेंगे। इससे अच्छा है बैठ के बनाइए, उनको इसका मतलब समझाइए, उसका फायदा समझाइए। उनके दिमाग में बैठ जाएगा। ये पूरी जनरेशन ऐसी है, इनके दिमाग में अगर बैठ जाएगा वो तो फॉलो करेंगे। तो ये वो ड्राइंग रूम में सबके सामने यूज करेंगे। और यूसेज ऑफ मोबाइल मस्ट बी फॉर डिस्क्राइब पर्पजेज। उनको बताना पड़ेगा कि भाई तुम क्या देखोगे, तो कि यूट्यूब पे कोई साइंस की चैनल देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा खुद का इंस्टाग्राम अभी जरूरी नहीं है। तुम इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रही हो तो किसी और के अकाउंट से देखो। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे और कुछ सर्फिंग करो। गाना आपको अच्छा लगता है तो थोड़े गाने देखो, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। ये आपको थोड़ा उसके साथ बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो टाइम वेस्टर है वो आजकल मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के लिए आपको उनसे थोड़ी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और उनका बहुत पढ़ाई का नुकसान इससे हो रहा है। तो ये अनलिमिटेड एफर्ट्स में ही हम लोग ये सब ले रहे हैं। इट्स अ मोबाइल फोन। सो जस्ट क्विकली, अनलिमिटेड एफर्ट्स उनको डालना है, एक्स्ट्रा देना है। ये चार चीजें मैंने जो बताई वो, और मोबाइल से उनको किस तरह से हम ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करें उससे हम दूर कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ भी रख सकते हैं। तो उसके लिए थोड़े रूल्स फॉर्मेट किए हैं। नेक्स्ट STU के बाद आता है D। इट इज कॉल्ड डेली डोज ऑफ प्रिपरेशन। मैंने डिटेल में लास्ट टाइम समझाया था, बाइट, च्यू और स्वेलो। बाइट का मतलब बिल्कुल जल्दी समझा देता हूँ। बाइट का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा क्लासरूम में जाएगा, उसके पहले एज अ स्टोरी वो टॉपिक को थोड़ा पढ़ के जाएगा, थोड़ा देख के जाएगा। च्यू का मतलब यह है कि क्लासरूम में फुल्ली फोकस करके अच्छे से समझ के बाहर निकलेगा। और स्वेलो का मतलब यह है कि पूरे 24 आवर्स खत्म हो उसके पहले एक बार उसको रिवाइज करेगा। अगर ये टेक्निक से कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी एफर्ट्स कम होती है, बढ़ती नहीं है, कम होती है। वो अगर 3 घंटे का टाइम दे रहा है तो धीरे धीरे वो 2 घंटे पे आ जाएगा, और वो 1 घंटा और किसी काम में लगा सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा यहाँ बैठा है तो 2 घंटे बैठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। एज पर दिस टेक्निक वी कॉल इट अ पोमोडोरो टेक्निक। कोई भी बच्चा एक साथ 35-45 मिनट्स तक ही कोई भी बाबत पे फोकस कर सकता है। उसके बाद अगर आप उसको ब्रेक देते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देते हो तो वो अपने आप उसका दिमाग ब्रेक ले लेगा। इसीलिए आप देखिए, कोई भी स्कूल में एक जो पीरियड होता है जिन्हें આપણે तास कहिए, वो मैक्सिमम 45 मिनट्स के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स के बाद एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, एक टीचर बाहर गए, दूसरे टीचर अंदर आए, उसके बीच में बच्चे बातें करेंगे, थोड़ा शोर करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, और वापस वो टीचर आके नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो वापस 45 मिनट्स तक वो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो घर में भी अगर किसी बच्चे के पास 2 घंटा है तो 2 घंटे एक साथ बैठने की जरूरत नहीं है। ये डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बैठ सकता है तो इट इज फाइन, वेल एंड गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन नहीं बैठ सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो 45 मिनट्स बैठेगा, पहले पहले तो अलार्म लगा के बैठेगा कि भाई 40-45 मिनट जब हो गई तो अलार्म बजेगा। वो खड़ा होगा, उसका जो टॉपिक चल रहा है वो खत्म करके खड़ा होगा। 5-7 मिनट वो रेस्ट लेगा, इनिशियली थोड़ा ज्यादा लेगा, 10 मिनट लेगा, फिर वापस वो 40 मिनट्स बैठेगा। तो वी कॉल इट अ पोमोडोरो टेक्निक। ऐसे आप देखोगे कि अगर कोई बच्चा बोर्ड की एग्जाम देने वाला है, 4 घंटा उसके पढ़ाई का शेड्यूल है, और वो 45-5, 45-5, 45-5, 45-5 और लास्ट बड़ा वाला ब्रेक 40 मिनट्स का करता है, तो ये करीबन करीबन 3 घंटे होते हैं, लेकिन 3 घंटे कॉन्क्रीट होते हैं, अच्छे होते हैं। और वो 3 घंटे मतलब यहाँ 180 मिनट्स उसने पढ़ाई की। ऐसे ही 4 घंटे बैठेगा, उसमें उसके दिमाग में कितना गया पता नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेक्निक से वो पढ़े। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो ब्रेक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 5-7-10 मिनट का ब्रेक लेता है उसमें उसको टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उसको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, उसको रिलैक्स भी नहीं होने देगा।
बहुत लाउड म्यूजिक उसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये रिलैक्सेशन का टाइम है, ये आराम का टाइम है, ये रिफ्रेशमेंट का टाइम है, ये वापस जुड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम है। तो वो लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए उसको। कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि भाई ये सब्जेक्ट छोड़ दिया, मैंने न्यूज़पेपर उठा लिया। नथिंग, ही इज नॉट गोइंग टू रीड एनीथिंग, ही इज नॉट गोइंग टू टॉक, गो विद द लॉन्ग टेलीफोनिक टॉक, किसी के साथ 10 मिनट तक फोन पे बात भी नहीं करता रहेगा। ये सारा जो है ना, वो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, और हम चाहते हैं कि ये 5-10 मिनट में उसकी एनर्जी बरकरार रहे और किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। तो ये 5-10 मिनट में उसको ये थोड़े रूल्स फॉलो करने हैं। तो क्या कर पाएगा, तो जब भी खड़ा होता है अच्छे से ठंडे पानी से अपने मुंह को, आइस को धोएगा। इसके बाद हो सकता है तो ब्लाइंड्स आते हैं, वो ब्लाइंड लगा के बैठेगा। ब्लाइंड जब कोई लगाता है ना, तो बहुत अच्छे से उसके आंखों को रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि लाइट बिल्कुल अंदर नहीं जाती है। दूसरी एक टेक्निक भी है, पामिंग। किसी ने अमिताभ बच्चन को पूछा था कि आपकी आईज ये एट द एज ऑफ 69 इतनी पावरफुल है, व्हाई? ही सेड इट्स ड्यू टू द पामिंग। पामिंग में आप ये पाम का यूज करते हैं, और इस तरह से पामिंग में आप नेट पे भी जाएंगे तो आपको टेक्निक मिल जाएगी। पामिंग से भी बिल्कुल आइस को अच्छा रिलैक्सेशन मिल जाता है, और वो ब्लाइंड लगा के लाइट म्यूजिक सुन सकता है, इसकी आदत डाल सकता है। या कोई टेरेस है या एरी स्पेस है, वहां जाके डीप ब्रीदिंग कर सकता है। तो ये सब वो 5-10 मिनट में करेगा, अपने आप को नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए प्रिपेयर करेगा। हम बिल्कुल जानते हैं कि कोई भी बच्चा इतने से अच्छे से सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे 5%, 10%, 15% करते करते एक अच्छी आदत बनेगी, तो उसका बाकी का जीवन भी अच्छा होगा। तो ये आदत बनाने के लिए उनके उनके लिए सजेशन है, तो ये वो कर सकते हैं। दूसरा इनके ये खास कॉन्सेप्ट समझाना है कि आई लिसन, आई अंडरस्टैंड, आई सी, आई रिमेम्बर, आई डू, आई लर्न। कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, खास करके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को समझने के लिए, आपको वो करना पड़ेगा। सिर्फ आप सुनते रहोगे, देखते रहोगे, उससे काम नहीं बनेगा। तो आपको वो समझना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, फिर आपको खुद करना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल बाइसिकल राइडिंग का है। जब हम बाइसिकल सीखते हैं, राइडिंग सीखते हैं, तो मैं किसी को ये समझा दूं, बुला के बास में बिठा के समझा दूं कि बेटे बाइसिकल के ऊपर ऐसे चढ़ते हैं, हाथों से उसका हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, फिर पैडलिंग करते हैं, तो वो अपने आप चलने लगेगी, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बाइसिकल ऐसे चलती है। फिर उसको आप साइकिल पे बिठा दो और कहो कि अभी चलाने लग, तो वो नहीं चला पाएगा। उसने समझ लिया है कि बाइसिकल कैसे चलाते हैं, फिर भी वो चला नहीं पाएगा। मैं उसको कहूंगा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, अच्छे कोई साइकिलिस्ट का वीडियो दिखाता हूँ कि वो कैसे चलाता है। वो साइकिलिस्ट बैठता है, हैंडल पकड़ता है, पैडलिंग करता है। बोला हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। बोला अभी बैठ जा। अभी बैठ के भी चलाने लगेगा, नहीं चला पाएगा। वो कब चला पाएगा? जब वो खुद बाइसिकल पे बैठेगा, वो चलाने की कोशिश करेगा, कोई पीछे से थोड़ा सपोर्ट करेगा, एक दो बार गिरेगा, राइट, उसके बाद उसको साइकिल चलानी आ जाएगी। तो जब तक आप किसी भी चीज को करते नहीं हो, तब तक आपको वो आता नहीं है। और ये खास करके मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, गुजराती ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा स्किल है। देखिए एसएस वो इंफॉर्मेशन, बायोलॉजी वो इंफॉर्मेशन, उसको याद रख सकते हैं, और इसके बाद आपको वो लिखना है तो लिख सकते हैं। लेकिन मैथ स्किल है, उसको याद नहीं रख सकते, उसको सीखते हैं। इसीलिए एक बार जो मैथ सीखा, वो जीवन भर याद रहेगा। फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, इसके बाद प्रोसीजर अपने आप आ जाती है। जो बचपन में हमने जो अच्छे से प्रिपेयर किए हुए टेबल है, वो आज भी हमें अच्छे से आते हैं। तो ये उनको समझना है कि कोई भी चीज खुद करके देखेंगे, तो वो स्टडी का बेस है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अंदर जाना है, और काफी इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है, तो उनको वो करके देखना पड़ेगा। ये थोड़ा मेमोरी के बारे में है। मेमोरी इज बेस्ड ऑन द सीरो टेक्निक, CIRO वी कॉल इट। कोई किसी की भी मेमोरी ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर टिकी हुई रहती है। सीरो का मतलब होता है सी फॉर कंसंट्रेशन, अगर उनका कंसंट्रेशन अच्छा तो मेमोरी अच्छी। आई फॉर इंटरेस्ट, अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मेमोरी अच्छी। आर फॉर रिलैक्सेशन, एंड ओ फॉर ऑब्जर्वेशन।
आप किसी भी पेरेंट्स से बात करेंगे ना तो बोलेंगे कि मेरा बेटा बहुत चंचल है, मेरी बेटी बहुत चंचल है, वो एक जगह पे अच्छे से बैठ नहीं सकती। आप उनको ये पूछिए कि ये प्रॉब्लम आपको कहीं पे भी थिएटर में पिक्चर देखने के टाइम आई, आपको कहीं नजर में आया? आपने कभी ऐसा देखा कि बच्चे ने थिएटर में उठ उठ के कहीं जाने की डिमांड की? वो इधर उधर घूम रहा है, उसका ध्यान उधर उधर है, खास करके उसकी ऐसी मूवी जो इसमें उसको इंटरेस्ट है। तो नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंटरेस्ट डेवलप करना। इसीलिए बैक हम जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेल्फ डिजायर। जब आप इच्छा से पढ़ते हो तो इंटरेस्ट अपने आप आता है। इंटरेस्ट आता है तो कंसंट्रेशन कर लेते हो। कंसंट्रेशन करते हो तो मेमोरी में अच्छे से वो चला ही जाता है। इसके बाद दो चीजें रहती है, ऑब्जर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। उस पे खास करके रिलैक्सेशन। बच्चे बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता था, याद था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मैं बहुत कुछ भूल गया। और हमें लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, गप्पे मार रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। लेकिन ऐसा होता है। इसलिए ऐसा होता है कि जब बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उनको ये टेंशन होता है कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस होगा, घबरा जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं जिसको नहीं लिख पाते। मैथ्स में दो एग्जांपल्स किए, दोनों के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो अगर उसका स्वभाव सेंसिटिव है, थोड़ा ज्यादा चिंता वाला है, तो वो घबरा जाएगा। और अगर कोई भी बच्चा घबरा जाता है तो उसकी मेमोरी उसको सपोर्ट नहीं करती। तो इसलिए उसको ज्यादा नहीं याद आता और धीरे 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 करके वो उसी जाल में फंसता जाता है। तो रिलैक्स होके एग्जाम देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को कि दो वर्ड जिंदगी में याद रखो। एक का मतलब होता है केएफपी और दूसरा होता है बीएफपी। पहले बीएफपी लेते हैं। बीएफपी का मतलब लॉन्ग फॉर्म है होता है उसका बहुत फर्क पैंदा। ये पंजाबी में है। हम ये कह सकते हैं कि बहु फर्क पड़े गुजराती में, कि बहुत फर्क पड़ता है। बीएफपी बहुत फर्क पड़े, बहु फर्क पड़े। Whenever you study, whenever you are preparing, your subject, you are reading from the textbook. Try to cover each and every aspect of that. Try to understand it thoroughly. क्योंकि अगर वो पूछा जाएगा और नहीं आएगा तो वो 3 मार्क 5 मार्क आपके चले जाएंगे, बहुत फर्क पड़े। सो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग यू हैव टू डेवलप दैट अप्रोच कि अच्छे से प्रिपेयर करना है, बढ़िया से प्रिपेयर करना है, ताकि वो पूछा जाए और ना आता हो ऐसा ना हो। क्योंकि ये पूछा जा सकता है और बहुत फर्क पड़ी सके। बट वंस यू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, एक बार आपने एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सीट ले ली, स्विच ओवर टू केएफपी। अपने आप को ये संदेश दो, अपने आप को मैसेज दो कि भाई मेरा बीएफपी का समय पूरा हो गया। अब केएफपी। ये केएफपी क्या होता है? की फर्क पैंदा। શું ફરક પડે? बहुत फर्क पैंदा और ये की फर्क पैंदा। હવે कोई પણ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं आता हो, उसको छोड़ दो। कोई बात नहीं। 80 मार्क्स का पेपर है, आपको 10 मार्क का नहीं आता है, छोड़ दो। 70 मार्क्स के ऊपर फोकस करो और 70 मार्क्स का अच्छे से लिखो। हो सकता है कि वो 10 मार्क में से भी 2-3 मार्क आपको याद आ जाए। तो केएफपी का मतलब ये है कि रिलैक्स होके बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करके आप एग्जाम दो, तो आपको मेमोरी सपोर्ट करेगी। तो मेमोरी कब सपोर्ट करती है? जब आपको इंटरेस्ट हो तो अपने आप वो सब्जेक्ट आपको खींचता है, अपने आप आपका ध्यान लग जाता है। आप रिलैक्स होके बिंदास होके अच्छे से उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको सपोर्ट करेगा। और चौथा, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब जब आपने काम किया है तो थोड़ा आराम से समझ के अच्छे से देख के किया है, तो भी आपकी मेमोरी आपको सपोर्ट करेगी। सो ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। तो ये डेली डोज ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें ये सारी बातें हम कर सकते हैं। एक ये बहुत अच्छा चार्ट है, हम उसको कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारी जो मेमोरी है, हमें जो याद है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए वो बाइट चू स्वेलो में हम कहते हैं कि भाई जो आज आपने पढ़ाया गया है आपको, वो रात को बैठकर आप एक बार रिवाइज कर लो, ताकि वो वापस अपहोल्ड हो जाए, वो वापस आपकी मेमोरी में लंबे समय तक चला जाए।
ऐसे चार्ट्स बना सकते हैं, वो मेमोरी चार्ट्स उसको कहते हैं। तो मेमोरी चार्ट्स आजकल है ना सभी सब्जेक्ट के रेडीमेड मिलते हैं। कोई भी पब्लिकेशन आप देखोगे, अच्छा वाला पब्लिकेशन, उसमें रेडीमेड मिलेंगे। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। सो ये हमारा चौथा हो गया, डेली डोज ऑफ प्रिपरेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू आर यूनिक। कंपेयर कभी नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन से ऑलवेज नुकसान ही होता है। इसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हो, वो पोल वॉल्ट का मास्टर है। इसका नाम है सर्जी बुक्का। इसकी कंपटीशन कभी किसी से होती ही नहीं थी, क्योंकि वो तो हम सबसे आगे ही था। जैसे कि हमारे नीरज चोपड़ा जी ने अभी किया, वैसे कि उसका जो भाला था वो काफी डिस्टेंस पे था, उसके दूसरे वाले का तो काफी उससे कम था। ऐसे सर्जी बुक्का का हमेशा हाइट एक अलग ही रहता था। तो अभी कंपटीशन तो थी नहीं, तो उसने हमेशा ये डिसाइड किया कि मेरी कंपटीशन में मुझसे ही करूंगा। और वो हमेशा अपने से अपनी कंपटीशन करता था। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि उसने 35 टाइम्स अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। उसने 35 टाइम्स अपना ही रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है और नया रिकॉर्ड बनाया है। वो अगर ये नहीं करता तो भी वो तो जीतता रहता, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने 35 टाइम्स अपना रिकॉर्ड तोड़ा, हमेशा अपने से कंपैरिजन किया। तो हर एक बच्चों को ये बताना है कि अपने से कंपेयर करे, अपने पास्ट रिजल्ट से कंपेयर करे और खुद आगे बढ़े। तो कंपैरिजन करनी है तो दूसरे से नहीं, लेकिन अपने से करे। कंपेयर विथ योर सेल्फ एंड ओनली बी द बेस्ट। ये समझ में आया, ऐसी स्लाइड है। जब आप कंपेयर करते हो तो नेचुरली आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो, आप 100% नहीं दे सकते हो। तो कंपेयर मत कीजिए, अपना 100% दीजिए, रिलैक्स रहिए, प्रे टू गॉड, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन लीव टू ऑलमाइटी। तो ये बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, जिसका ज्यादा हिस्सा हम लोग नेक्स्ट इसमें लेंगे, एंजॉय योर एग्जाम में लेंगे। तो आज के लिए ये एंजॉय योर स्टडी का ये 5 एस्पेक्ट मैंने वापस समझा है, उसको मैं अच्छे से पीपीटी के फॉर्म में भी आपको भेजूंगा, ताकि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सके और अच्छे से समझा सके। बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ये प्रोग्राम जो 1.5 घंटे का है, वो 3 घंटे का भी कर सकते हैं। वो सब फिर अपने ऊपर, हर एक ट्रेनर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन विद द नोट दैट, एक बहुत अच्छा, एक छोटी सी शायरी मुझे याद आ रही है। किंतु, परंतु, अगर, मगर, काश। આ 5 બહુ જાણીતા શબ્દો છે। કિંતુ, પરંતુ, અગર, મગર, કાશ ની વાત નથી કરતા। કાર્ય કરનારાઓ બહાનાઓની તલાશ નથી કરતા। થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ ફોર લિસનિંગ મી ક્વાઇટલી। ઓવર ટુ યુ, રૂપાબેન। Thank you so much, all of you. જેને જેને પણ ક્વેશ્ચન કંઈક હોય અને ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો હેન્ડ રેઝ કરે એટલે અમે 1 બાય 1 ચાન્સ આપી અને મનીષ સર આપણે એના આન્સર આપી શકે। તો કોઈના માઇન્ડમાં થેન્ક કોઈ યુ ડોક્ટર ક્વેશ્ચન હોય? વિરૂપાક્ષજી, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર અટેન્ડિંગ ધ સેશન। ગુડ નાઇટ સર। યસ, Thank you, sir. Thank you. યા યા, મીના અમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે જી જી આપણે। જી મીનાશબેન। સર તમે જે કીધું ને કે આપણે 10મા ધોરણમાં ફોન નથી દેવાનો, ત્યાં જ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ આવે છે, કેમ તો પેરેન્ટ્સ પહેલાથી જ એને ફોન આપી દે છે। હા, એટલે પેરેન્ટ્સને સમજાવવું પડે કે આનાથી કેટલા કેટલા નુકસાન થાય છે, કેટલી કેટલી તકલીફ થાય છે। એટલે એ લોકોને પણ એવું કહેવાય કે તમે ફોન આપો, અમે ફોનની વિરુદ્ધમાં નથી, મોબાઈલની વિરુદ્ધમાં નથી, પણ આટલા નુકસાન છે, એટલે તમે એને જો ડિસ્ટ્રેક્ટ નહીં કરવા માંગતા હો તો તમે ફોન તમારો થોડી વખત યુઝ કરવા માટે આપો। એના થોડા નિયમો બનાવો। નિયમો હંમેશા છે ને માણસને બહેતર બનાવતા હોય છે, જો એ સાચા અને સારા અને યોગ્ય દિશાના નિયમો હોય તો। અને આપણે એ લોકોના ભલા માટે કરીએ છીએ। સો આમાં મોબાઈલથી બિલકુલ એ લોકોને ડિસ્ટન્સ પર રાખવાની વાત નથી, પણ રિસ્ટ્રિક્ટેડ મોબાઈલ બહુ જરૂરી છે। કારણ કે અમે આ ફિલ્ડમાં કામ કરીએ છીએ તો જોઈએ છીએ કે બહુ બધા બચ્ચાઓ મોબાઈલથી એટલા બધા ડિસ્ટ્રેક્ટેડ છે, અને એટલું આ છે ને બહુ લ્યુક્રેટિંગ છે। હંમેશા ટેક્સ્ટ બુક લઈ
કોઈ પણ બુક લે તો એનું છેલ્લું પાનું આવે, ઇન્સ્ટાગ્રામની છેલ્લી રીલ નહીં આવે. એ રોલ કર્યા જ કરે. ઘણીવાર કેટલો સમય થઈ જાય ખબર પણ નહીં પડે, કારણ કે ઇટ ઇઝ સો લ્યુક્રેટિવ. કોઈ આપણને પણ મજા આવતી હોય છે, આપણે થોડા સમજદાર હોઈએ છીએ એટલે આપણે મૂકી દેતા હોય છે. એ લોકો થોડા હજુ એટલા મેચ્યોર નહીં હોય એટલે વધારે સમય સ્પેન્ડ કરી નાખે. તો બસ આટલું જ એમને ખાસ પ્રેમથી સમજાવવાનું છે. પછી યોગ્ય નિર્ણય તો પેરેન્ટ્સ લેતા હોય છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર, મીનાસબેન. Yes. યા બોલો. તમારો માઇક મ્યુટ છે. હા, ક્લિયર થઈ ગયું. હવે મને બીજો એક સવાલ છે, આપણે તો આ બધું છોકરાઓને હમણાં સમજાવી રહ્યા છે ને? છોકરાઓને સમજાવી શકાય. ઘણી વખત પેરેન્ટ્સના સેશન થતા હોય છે. રાઈટ. તમે સ્કૂલમાં એવું પણ કહી શકો કે અમારે 2 કલાક જોઈએ છે, 1 કલાક બચ્ચાઓ સાથે વાત કરવી છે ને 1 કલાક પેરેન્ટ્સ સાથે વાત કરવી છે. આમાં ઘણી બધી વાત એવી છે કે જે પેરેન્ટ્સને વાત કરવાની છે, અને એવી પણ સેશન થતા હોય છે. મેં એવા બહુ ઘણા બધા સેશન લીધા જેમાં પેરેન્ટ્સ પણ હોય અને સ્ટુડન્ટ્સ પણ હોય. તો બંનેને કોમન હોય ને તેવી બધી વાત પણ થઈ શકે છે. એટલે અકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ યુ કેન મેનિપ્યુલેટ એન્ડ યુ કેન મેનેજ ઇટ. મને એવું લાગે છે પેરેન્ટ્સ સાથે અલગ અને છોકરાઓ સાથે અલગ બંનેનું થોડુંક એવું પણ યસ એવું પણ થઈ શકે. બિલકુલ. 1 કલાક કે પોણો કલાક બંને સાથે વાત થઈ શકે. ઇટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. કારણ કે એકલું ખાલી છોકરાને કેવા જવામાં તો મજા નથી આવતી કે અમારા પેરેન્ટ્સ આમ કે છે, પેરેન્ટ્સ તો કહેશે કે અમારા છોકરાઓ આવું કે છે. યસ, પણ ઘણીવાર શું છે કે સ્કૂલોમાં લિમિટેશન એવી આવે કે સ્કૂલ તમને અલાઉ કરે વાત કરવા દે, પણ એમ કે નહીં, પેરેન્ટ્સને તો અમે નહીં બોલાવી શકીએ, આ બચ્ચાઓ છે એની સાથે તમારે વાત કરવી હોય તો તમે કરો. તો એ તક પણ લેવા જેવી છે. અને આમાંથી કેટલીક મોબાઈલ ને બધી વાતો છોડીને બાકીની જે એ લોકોને લગતી વાતો છે તે લોકોને એડ્રેસ કરી શકાય. એટલે મને એવું લાગ્યું તેની માટે થોડાક PPT માં એકાદ બે હજી થોડા ચેન્જીસ કરી શકાય. એક્ઝેક્ટલી. આમાં દરેક ટોપિકમાં તમે કંઈક એડ પણ કરી શકો, અને તમને અકોર્ડિંગ ટુ ધ ક્રાઉડ એવું લાગે કે નથી રિક્વાયર્ડ તો તમે રિમૂવ કરી શકો. બરાબર છે. અને રૂપાબેન, અમને આની PPT મળશે? હા, મળી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. મનીષ સર, બહુ સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું. ખરેખર બહુ સારો ટોપિક થોડો ઓલો છે, પણ તમે ખરેખર બહુ મહેનત કરી દેખાઈને આવે છે. બહુ સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું છે. થેન્ક યુ. દર્શિતભાઈ બોલજો. Manish sir, thank you for the session. Fine. Hello. Thank you. Thank you, Darshit. એટલે મારે એક ક્વેશ્ચન એ હતો કે આ સેશન તો બહુ સરસ હતું ને, એ રીતે આપણે સ્કૂલમાં જઈને 6 to 10 કે 6 to 12 સુધીના છોકરાઓને સમજાવીએ. આ શું જે તેમ સ્ટડીમાં ડેઈલી ડોઝ જરૂર છે, એમ હાઉ ફ્રીક્વન્ટલી વી શુડ રિમાઇન્ડ ધેમ અબાઉટ ધીસ લેક્ચર એઝ વેલ. હા, બિલકુલ. વન સેશન આપીને પછી તમે બહુ સરસ વાત કરી. ફોલોઅપ સેશન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એટલે જો શક્ય હોય ને તો સ્કૂલને એવું કહેવાનું કે જો આ પહેલું મેઇન સેશન અમે લઈએ છીએ જે 1 કલાકનું હશે, પછી તમે અમને દર મહિને છે ને 15 મિનિટ આપો, જેમાં અમે જઈને આ લોકો કઈ રીતે એને એપ્લાય કરે છે એની એ લોકોની સાથે વાત કરવા માંગીશું કે તમે શું કરો છો, આમાં શું તકલીફ પડે છે. એવી એ લોકોની સાથે વાત કરીને જે મુખ્ય પોઈન્ટ છે ને તે પાછા એ લોકોને રિકોલ કરાવીએ તો એની ખૂબ સરસ અસર પડે. એટલે તમારી વાત તદ્દન સાચી છે. એક વારથી આ નથી થાય એવું, એને વારંવાર કરવું પડે છે. હું જનરલી એવું કરતો હોઉં છું. વચ્ચે રોકીશ 1 મિનિટ, આપણે હિન્દી સાંભળવા वाला છે, હિન્દીમાં कन्वर्सेशन. अच्छा, हाँ, ओके. मैं जनरली दर्शित भाई ऐसा करता हूँ कि मैं जो स्कूलों में जाता हूँ वहाँ उनको ये सब समझाता हूँ, फिर टेक होम पॉइंट्स उनको कहता हूँ कि ये लिख दो, 5 पॉइंट लिख दो जिसके ऊपर आप काम करोगे. सब कुछ नहीं, लेकिन ये 5 के ऊपर काम करोगे. फिर मैं उनको कहता हूँ कि चलो 1 महीने के बाद मैं प्रिंसिपल या किसी को वो भेजता हूँ कि आप एक बार ये सबको वापस बोल दो या मुझे आप बुला लो तो मैं आ जाऊंगा, इसमें से आप कितना कर पा रहे हो. जैसे कि मैंने कहा कि आप अपना शेड्यूल बनाओ, इसमें आप 2 घंटे की पढ़ाई करो, पूछ लेते हैं कि कितना कर पाते हो. तो ये फॉलोअप सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और फिर पहले 1 महीने के बाद आप जाइए, फिर 2 महीने के बाद जाइए. इसके बाद उनको धीरे धीरे उसकी आदत लग जाएगी. और वहाँ के अगर कोई टीचर्स इसमें हेल्प कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है. टीचर्स अगर इन्वॉल्व होते हैं और कहते हैं कि हम हर महीने हर 15 दिन में एक फॉलोअप सेशन लेके आपको बता देंगे तो बहुत अच्छा है. तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है. ये आइडिया बहुत अच्छा है, टीचर्स वाला भी. या तो सर फॉलोअप के लिए कोई अलग से हमारे इस पास पीपीटी ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर या वर्कशीट होगी कुछ?
ये इसी में से हम लोग है ना, तो थोड़ा कम करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पीडीएफ फाइल ऐसा कुछ बना के उनको भेज सकते हैं कि ये आपको वापस एक बार रिवाइज करवा लीजिए। वो आपको ऐसा है तो मैं बना के दे सकता हूँ, मैं आपको बना के भेजूंगा कि ये फॉलो अप सेशन That में will आप be कर very सकते हैं। grateful, sir. Thank you. या certainly we'll go for that. સર મારે એક વસ્તુ એવી પૂછવી હતી કે તમે એક સેન્ટેન્સ ગુજરાતીમાં કીધું, આપને એક સેન્ટેન્સ ગુજરાતીમાં બોલા था कुछ संयम एक करके कुछ था, हाँ हाँ वो क्या? हाँ, सही। संयम एक युद्ध स्वयं विरुद्ध। सेल्फ कंट्रोल इज अ फाइट अगेंस्ट वन सेल्फ, ऐसा है। ओके। अब जब जब संयम करते हैं ना, अपने आप से ही थोड़ा लड़ना पड़ता है, लेकिन उसका फायदा बहुत होता संयम एक युद्ध है। एक युद्ध स्वयं विरुद्ध। स्वयं विरुद्ध। या ओके। कोई ना कोई क्वेश्चन? Okay, fine. So I will send this PPT to you, and we are ending this program. Rupa Ben. થેન્ક યુ સો મચ મનીષ સર, બહુ સરસ Yeah. સેશન આપ્યું It's અને always a pleasure. તમે જે हमारा માટે समय इन्वेस्ट करियो, आपने जो हमारे लिए समय इन्वेस्ट किया है, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग ये हर स्कूल में पहुंचा के आपको रिवर्ट करेंगे कि इतने सेशन तक हम पहुंच गए। Thank you. Thank you. It would be a pleasure. Thank you. यस, थैंक यू सर। Yeah. Thank you. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ રૂપા મેમ. Thank you. Thank you, everybody.